नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। लॉकडाउन का तीसरा दौर है और 8वां दिन है आज। तमाम तरह की कोशिशें, कवायदें जारी हैं। कोविड-19 के संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ठीक होने वालों की तादाद भी जो है वो भी काफ़ी राहत देने वाली है। लेकिन इस सब के बीच बहुत सारी ऐसी कवायदें हैं जो सरकार कर रही है, ख़ास तौर से मजदूरों की घर वापसी का मामला हो और चाहे कुछ रियायतें देने का मामला हो। तमाम तरह की चुनौतियों से सरकार इस वक्त जूझ रही है और इन चुनौतियों से किस तरह से सरकार जो है निपट पाएगी और लोगों को राहत दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभी एक और फैसला सरकार ने लिया है कि 12 मई से तमाम ट्रेनें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। कई ट्रेनें जो हैं कल से शुरू होने वाली हैं जो यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगी। और कई तरह की जो सवाल लोगों के जहन में हैं, जो चुनौतियां सरकार के सामने हैं, वही है हमारा आज का विशेष लॉकडाउन पर मंथन। और इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी, क्या कहेंगे? जी रिजवान जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लॉकडाउन का तीसरा चरण है, तीसरे चरण का भी आज 8वां दिन हो गया है। 17 मई को जो ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन आसार नहीं दिख रहे। हाँ, इतना जरूर है कि कई तरह की रियायतें जो है सरकार दे रही है। ट्रेनें भी शुरू कर दी गई हैं। अब 12 मई से ट्रेनें भी चलेंगी, यात्री ट्रेनें जो लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगी। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है और सलाह मशविरा उन्होंने 5वीं बार किया है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। प्रवासी मजदूरों और अर्थव्यवस्था पर उनका खास फोकस रहा। लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ये इंसानी फितरत है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संक्रमण ना फैले और गांव तक ना पहुंचे, इस बात पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। हम सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चर्चा का आगाज करते हैं। बिल्कुल, आपकी अविनाश आवाज आ रही है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि लॉकडाउन 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब आने वाले वक्त में किस तरह की रणनीति होगी, इस पर सबकी निगाह है और इस पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, सबके अपने अपने सजेशन है। कई राज्य अभी भी गंभीर संक्रमण से गुजर रहे हैं, इसलिए उनका अलग राय है। अन्य राज्यों की अलग राय है। कुछ शिथिल ये कर दिया जाए, इस तरह की भी चर्चा है और कई तरह की चर्चा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन फर्स्ट जब वो शुरू हुआ था, तब और आपके संक्रमण में बड़ा अंतर है और चुनौतियां बहुत हैं। पहले जान है तो जहान है का जिक्र आया, फिर जान है के साथ साथ जहान भी है का जिक्र हुआ और फिर अब बहुत चुनौतियां हैं। बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। वो अब ऐसी स्थिति में है कि वो किसी भी तरह की आवाजें नहीं सुन पा रहे जी। वो बहुत संकट में है और वो लगातार जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके। सरकारों के सामने चुनौतियां हैं, व्यवसायियों के सामने चुनौतियां, बहुत तरह की। और सबसे बड़ी चुनौती है कि आर्थिक संकट से कैसे जी। राज्य सरकारों के पास अपने आय के कोई साधन नहीं। केंद्र से अपनी हिस्सेदारी की वो लगातार मांग कर। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं आने देंगे, लेकिन आर्थिक जी। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर गुलेश शेख है, कांग्रेस से ब्रजेश पांडे हैं और शशिकांत त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का ब्रजेश पांडे, आपसे ही शुरू करता हूँ। अब लॉकडाउन 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनौतियां बहुत सी हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं इस पर? हर तरफ हर जगह मंथन शुरू हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर हो चुका
रिजवान जी, 51 दिनों की बाद 5वीं मीटिंग हुई जो प्रधानमंत्री जी ने आज एड्रेस किया। आज 2 चरणों में बैठक हुई। पहले चरण की बैठक का अध्यक्षता आदरणीय श्री अमित शाह जी ने किया, दूसरे चरण की स्वतः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत सीधी सी बात है, संघीय ढांचे के बाद भी देश के कई राज्यों की अपनी शिकायतें हैं और कुछ राज्य जैसे तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने जो है कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की भी प्रधानमंत्री जी से मांग किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि जो क्षेत्र रेड जोन वाले हैं वो ग्रीन जोन में जाने की अनुमति उनको न हो, सबको एक डिवाइड करना चाहिए अलग तरीके से। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें किया, कहा कि इस आपदा समय में भी हमको राजनीति से इतर होकर भी कुछ सोचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की इस बैठक में जो बातें छन करके सामने आई, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि देखिए, आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने डाटा जारी किया है, 24 घंटे में वो करीब 4213 नए केस सामने आ गए हैं, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70,000 के करीब पहुंच गई है और अब तक करीब 2206 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। एक तरह से देश में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ने जो आज 5वीं बैठक की, इस बैठक में लोगों की गिले शिकवा थे और गिले शिकवा को दूर करने का प्रयास किया। इसी कारण से मैं समझ रहा हूँ जो दूसरी चरण की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, वो बैठक लंबी देर रात तक खींचने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह की बातें विजय रूपाणी जी ने कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि इसको चरणबद्ध ढंग से धीरे धीरे करके खत्म करना चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद में सबसे अधिक कोरोना के संक्रमण है, वहाँ तेजी से एक संक्रमण बढ़ रहा है और ट्रंप की यात्रा के शुरू से लेकर के अब तक में अहमदाबाद ही एक ऐसा राज्य है गुजरात में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्रंप और मोदी जी का, वहाँ पे इसके पेशेंट्स आए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी इसको क्रमबद्ध तरीके से बंद किया जाए। और हमको सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी की पूरी महामारी के बीच जो हमारा इकोनॉमिकल सोर्सेस है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ रिजवान जी की इस पूरी लंबी जो 51 दिनों की बैठक थी, तो इस 51 दिनों पे हम अगर शुरू में हमारे देश के अंदर कुल 348 केस आए थे, वो सिर्फ 13 जिलों में थे। अगर इस लॉकडाउन को हम उन 13 जिलों में एज एक्सपेरिमेंट यूज करते तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्रयोग होता और उन 13 जिलों को ही हम लॉकडाउन करते तो हमको जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारी अर्थव्यवस्था को, उसमें करीब 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ देश की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का कुल जो वो है ग्राफ 20 लाख 40 लाख करोड़ साल भर का है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे भारत भरपाई से बच सकता था। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री जी को उस समय में वही उचित लगा, उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन मेरा अपना मानना ये है व्यक्तिगत रूप से कि अगर इसको अपन स्मार्ट कंटेनमेंट की तरह लेते तो ज्यादा उपयोगी और कारगर साबित होगा। डॉक्टर गोलेश, क्या कहेंगे आप? धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लोग परेशान, व्यापार का असर है, लोग करने लगातार, आर्थिक तंगियां हैं और बहुत तरह की चीजें हैं, और लोगों ने धीरे धीरे अब लगता है ये मानना भी शुरू कर दिया बहुत लंबे समय तक इस कोरोना के संक्रमण के, इसलिए बहुत तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, सभी जो है वो पूरे देश भर में यात्राएं कर रहा है, पैदल भी चल पड़ा है, तो अब बहुत ढेर सारी चुनौतियां सरकार के सामने, और आर्थिक मोर्चे पर तो बड़ी चुनौती डेफिनेटली है। और अर्थव्यवस्था ऐसी चीज नहीं होती है कि आप पॉज बटन दबाया और प्ले बटन दबा दिया कि ऑन हो गई, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। हालांकि ये बात सच है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी स्थिति ठीक है, क्योंकि हम जो भी बात होगी वो दूसरों से ग्लोबली कंपेयर करके ही होगी। तो इंटरनल कंजम्पशन डोमिनेटेड इकोनॉमी होने के कारण 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में खड़ी हो जाएगी इकोनॉमी। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारे मित्र बोल रहे थे कि इसको हम क्षेत्रवार करते लॉकडाउन को, तो देखिए दुनिया में 2 टाइप की इसमें 2-3 टाइप के विजन्स रखे गए। एक तो ये रखा गया जो यूएस ने भी रखा था कि क्षेत्रवार करते हैं लॉकडाउन, पूरी कंट्री को नहीं करे,
दूसरा विजन था इसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने का, जो ग्रेट ब्रिटेन ने रखा था। तो इन दोनों का हमने परिणाम दूसरों के ऊपर देख लिया, तो हमको आवश्यकता नहीं है कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। सबसे अभी कोई कारगर साबित हो रहा है तो वो फुल लॉकडाउन का ही तरीका था जो अपन ने किया, लेकिन लॉकडाउन असीमित तो नहीं चल सकता। फाइनली आपको अर्थव्यवस्था को खोलना तो होगा, चरणबद्ध रूप में खोलना ही। मुझे रूपाणी जी ने कहा कि जो रेड जोन है वहां कुछ कंटिन्यूएशन किया जाए, जहां पर ग्रीन जोन है वहां उसको रिलैक्सेशन दे दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स तो आपको रखने होंगे, गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस देनी है और समाज को भी फॉलो करना है कि यदि हम अपने ऑफिस में हैं, हमारे स्टाफ के साथ हैं, तो किस प्रकार से उनसे भी सामाजिक दूरी बनी रहे, किस तरह से उनकी भी मास्किंग रहे, हमारी भी मास्किंग रहे। और कुछ जगह है जैसे होती हैं जिसको आप कह सकते हैं सुपर स्प्रेडर बनने का डर रहता है, उनको बंद रखना होगा, जैसे रेस्टोरेंट्स हुआ या फिर बार हुई। इस प्रकार की जो जगहें हैं जहां पर, या कैफे हुआ जहां पर सुपर स्प्रेड होने का, या चाय की दुकानों पर समस्या हो सकती है क्योंकि बर्तन जो धुलते हैं वहां पर एक ही पानी में कई बार धुल जाते हैं बार बार। तो आपको चरणबद्ध रूप से खोलना पड़ेगा और सुपर स्प्रेडर कोई स्थान न बने, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बात है कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी चालाकी के साथ विजय रूपाणी जी के नाम पे बिल काट दिया कि उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब आए थे अहमदाबाद, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने लय में एक ही लय में दोनों चीजों को बोल दिया। क्या अच्छे प्रवक्ता है जी, अच्छे प्रवक्ता की शैली पूरी है उनमें, लेकिन बड़े हुनर से उन्होंने कहा, हुनर से कहा, इसलिए कि विजय रूपाणी को भी उस कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको भी अनुमति नहीं मिली। बड़ा चर्चा हुई थी उनका, उनके नाम पे इन्होंने फालतू का झूठा बिल काट दिया कि उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अहमदाबाद नहीं, देखिए मैं आप में थोड़ा इस पे भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जितने भी केसेस आए वे करीब करीब ट्रंप साहब की यात्रा के 1.25 महीने के बाद आए हैं। इसमें तो 14 दिन का कंटेनमेंट पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद ही एक्सपोजर हो जाता है केसेस का। तो ये बात गलत है। फिर अब ट्रंप जो है वो बॉम्बे भी नहीं गए थे, वे ट्रंप जो है बेंगलुरु नहीं गए थे, नॉर्थ ईस्ट में भी ये तो फैला है। और राजस्थान में आप देखिए सबसे पहले भीलवाड़ा मॉडल की जो बात हुई थी, भीलवाड़ा तो बहुत छोटी सी जगह है, अब भीलवाड़ा में भी फैला है। तो ट्रंप के ऊपर पूरा के पूरा बिल काट देना ये तो गलत तरीका है, ये राजनीति है। ममता बनर्जी ने सही कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए। अगले उसमें पूछ ले इस पे बिल काटना है, इसलिए कि बिल तो काट चुके हैं। वैसे क्या कहेंगे शशिकांत त्रिवेदी, आप काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। लगी है, बहुत तरह की चीजें हैं, बुकिंग हो गई है, ट्रेन चलेगी, यात्री ट्रेनें भी चलेंगी, लेकिन ऐसी ट्रेनें चलेंगी ऐसा बताया था। तो अभी इन सब देखिए क्या है, देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो जो बेपटरी हो गई है उसको भी पटरी पे लाना है और ट्रेन तो पटरी पर आएगी। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को और कैसे करना होगा आने वाले दिनों में? देखिए रिजवान भाई, क्या है कि ये सरकार ने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है। जो 5 ट्रिलियन जाने वाली थी अभी 2-4 महीने में, एक बात, पहली बात, अगर आपने मान लिया है तो बताना पड़ेगा कि 2 महीने पहले क्या थी अर्थव्यवस्था और अब क्या है। तभी पता चलेगा कि वो बेपटरी है कि वाकई पहले ही से बेपटरी थी और अब वो गंभीर संकट में आ गई है, जिसे रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये 2 बहुत खतरनाक बातें हैं। अगर सरकार ने कहीं माना है तो वो मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसा पढ़ा नहीं है। और अगर सरकार कह रही है कि बेपटरी आ चुकी है अर्थव्यवस्था, उसको पटरी पे लाना है, इसका मतलब उसने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, बेपटरी हो चुकी है। और 40 दिन में अगर बेपटरी, सरकार ने कहीं नहीं कभी नहीं कहा कि बेपटरी आ गई है। सरकार के प्रवक्ताओं ने ये कहा कि हमारे पास भी सीमित संसाधन है, हमारे पास भी टैक्स वसूली से ही हमारी अर्निंग है और वो सब बंद हो गई। हाँ, तो पहले से मैंने तो डिटेल में बताया किस तरह से खड़ी होगी पिछले एपिसोड में हमारे। वो 1 लाख करोड़ 1,04,000 करोड़ का आपका जो टारगेट था वो 82,000 से ऊपर नहीं बढ़ा, औसतन 90,000 आया है। उसके भी डाटा हमारे पास क्लियर नहीं है। अभी पिछले बार का अप्रैल का आंकड़ा क्या आया है वो नहीं मालूम है किसी को। तो सरकारों को पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनकी अर्थव्यवस्था वाकई पहले ही से बेपटरी थी और अब बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। एक बात चौपट हो गई जिसको कहते हैं। और या फिर ये है
कि बेपटरी हुई है अभी धीरे धीरे, अब उसको पटरी पे ले आएंगे। तो इन बातों में बड़ा अंतर है। अभी शायद वो कांग्रेस के जो भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये शायद देश का बजट है। एक 40 दिन में अगर इतना बड़ा नुकसान है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक मिसकैरेज है। आपने देखा ही नहीं, आपके पास प्लग्स नहीं है जो लीक हो रहा है उसको बंद करने के। तीसरी बात है कि लॉकडाउन पर प्रधानमंत्रियों से चर्चा हो रही है दिल्ली में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भोपाल के पास सबसे पास का जो कस्बा है वो है होशंगाबाद, वो ऑरेंज जोन में डिक्लेयर है। वहां पर एक भी मरीज नहीं है। शहर की बात कर रहा हूं मैं, शहर की, जिले की बात नहीं कर रहा। एक भी मरीज अभी तक नहीं निकला है। वहां दवा तक की दुकानें नहीं खुली हुई हैं। कलेक्टर रोज वहां गश्त लगा रहा है। तो वो इकोनॉमी कभी नहीं सुधरेगी वहां की। इसलिए केंद्र सरकार जो गलती कर रही है वो ये कर रही है कि लोकल मजिस्ट्रेट को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो कहां इकोनॉमी खोलेगा और कहां नहीं खोलेगा। दूसरा उदाहरण दे देता हूं भोपाल का। भोपाल को पूरे को रेड जोन डिक्लेयर किया है, इंदौर को रेड जोन डिक्लेयर किया है। कई लोगों के पास जो बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं, उनके घर भी आटा खत्म हो चुका है। तो आप जिन मोहल्लों में ये समस्या खड़ी हुई है वहां रेड जोन करिए, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करने दीजिए। दिल्ली में बैठ के डिसाइड करेंगे तो ये इकोनॉमी कभी पटरी पर नहीं आएगी। आप कितने साल बैठक करते रहिए और अनंत काल तक लॉकडाउन चलाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास करना पड़ेगा सरकारों को कि हमारा जो कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, मुख्यमंत्री है, स्थानीय मंत्री है, सरपंच है, वो सक्षम है, काबिल है, अपने लोगों पर वो ट्रस्ट करता है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज मुझे एक खबर मिली, एक कस्बा है यहाँ सीहोर जिले में, नसरुल्लागंज, वहां रोज बाजार बढ़िया खुला रहता है। वहां कितने लोग इन्फेक्टेड हैं किसी को नहीं मालूम है। तो ये छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में अगर ऐसा डिस्पैरिटी होगी, अलग अलग तरह से अलग अलग मैनेज होगा, तो ये संकट बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, लोग घरों में घुसने लगेंगे, कुछ भी होने लगेगा। तो जाहिर है अच्छी बात यह है कि सरकारें खूब चर्चा करें, मैक्रो लेवल के डिसीजन मैक्रो लेवल पे हों और माइक्रो लेवल के डिसीजन माइक्रो लेवल पे हो तो वो ज्यादा होगा। नहीं तो कह दिया कि रेड जोन को खोलना नहीं है तो जो लोग आराम से रह रहे हैं, अस्वस्थ हैं, वो स्वस्थ हैं, वो भी अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार पड़ने लगेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे और अर्थव्यवस्था कभी पटरी पे नहीं आने वाली। और आपका एक सवाल था कि इसमें आगे क्या है, तो मैंने जैसे आपको पिछली हम जब लोग चर्चा कर रहे थे तो यही कहा था कि जी आप कुछ कह रहे हैं? थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है रिजवान जी। जी 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 शशिकांत, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जी लगता है कुछ प्रॉब्लम है जी, हमारा बात नहीं हो पा रहा जी। फिर करते हैं राजेश पांडे। बिल फाड़ दिया आपने ट्रंप पर, गुजरात के मुख्यमंत्री पर, कहा उन्होंने? रिजवान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोई बिल फाड़ने का काम नहीं किया है। हमने तो आपको तथ्य बताए हैं और तर्क बताए हैं। आप मुझे एक बात, मैं अपने भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था, डॉक्टर गुलरेज सिंह जी को, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो सबसे अधिक नजदीक है चाइना के। उसने जब इस चीज की बुनियादी बात पकड़ लिया कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के चाइना का असर हमारे यहाँ सिक्किम में हो सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ के जितने भी लोग थे, बाहर से आए लोग थे, सबको बाहर भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद जो उनके प्रवासी लोग थे उनको बाहर करने के बाद सबको लॉकडाउन की तरह उन्होंने लैंड ऑर्डर की तरह घर में रहने की हिदायत दे दिया। आज देखिए कि आज कोविड-19 के वहाँ एक भी केस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, आज जब देश के प्रधानमंत्री जी के पास WHO, प्रियंका गांधी जी ने उस बार भी कहा था, पहली मीटिंग में ही कहा था, पहले पीसी में ही कहा था कि WHO की बातों को भी न मानना, कोई साइंटिफिक बात आप मानने को तैयार नहीं हो, ट्रंप की यात्रा को आगे पीछे किया सकता था। आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और आज बहुत अच्छी बात शशिकांत त्रिवेदी जी भी कह रहे थे, उनसे भी संपर्क नहीं हो रहा है, उन्होंने जो ये बात कही, इंदौर सरीके शहर में रिजवान भाई, वहां के लोग खुदा से, अल्लाह से और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको रेड जोन घोषित कर दिया, हम लोग हवा नहीं ले पा रहे हैं चैन की।
हमको कृपा पूर्वक आप किसी दूसरी जगह जाने की अनुमति दो। तो ये जो आज मामला उठा, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बड़े गंभीरता से उठाया पीएम साहब के सामने। उन्होंने कहा साहब कि जो रेड जोन है या जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन है, इसको तय करने का पावर, जुरिडिक्शन पावर राज्यों के पास अगर होता तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते थे। क्योंकि हमको पता है कि हमारे यहाँ के कौन मनरेगा के मजदूर जिनको 200 दिनों की मजदूरी के लिए बाहर गए हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सिर्फ मेरे पास होता है। हमसे अगर पूछ करके आप ऐसा करते तो ज्यादा बेहतर होता। अब आप रेगुलर ट्रेन सेवा चलाना चाहें, हवाई सेवा चलाना चाहें, अंतरराज्यीय बस सेवा चलाना चाहें, लेकिन एक बार मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक बार कम से कम वो कि हमको अपने जोन किस तरह डिसाइड करने हैं। अब आपने कर तो दिया केंद्र में बैठे बैठे, लेकिन जमीनी और मैदानी हकीकत कुछ और थी। जमीनी स्तर पे जो क्षेत्र विजय पांडे शशिकांत त्रिवेदी हमारे साथ एक बार और जुड़ गए, उनका जवाब पूरा सुन लेते हैं और दूसरा उनका कोई सवाल हो तो वो भी समझ लेते। फिर आप दोनों लोगों से उसका जवाब। शशिकांत शायद बीच में रुक गया था। जोन की बात कहने के बाद इकोनॉमिक्स की बात आई थी, अर्थशास्त्र की। क्या है, हमारे यहाँ जीएसटी जो है वो मेन सोर्स है और ये संकट कोरोना से पहले चल रहा है हमारे यहाँ। वो कारण ये है कि लोगों को जीएसटी इंप्लीमेंट करने में, सरकार को भी और लोगों को सिंक होने में बहुत समस्या आ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था मंदी पड़ी हुई है, कंपनियों में उत्पादन हो नहीं रहा था, मंदी छा रही थी और शेयर मार्केट 42,000 से होता हुआ 50,000 तरफ जा रहा था, उल्टी गंगा बह रही थी। अभी देखिए आप, बैंक्स के रेट एकदम डाउन है, जबकि इस समय बाजार में डिमांड है पैसे की। तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत विद्वान लोगों को बुलाना पड़ेगा, बिठालना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनका जो कुछ भी है, जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने अनुभवी हैं, जो उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको बुलाए बिना और रीजनल लोगों से बात किए बिना, उसमें रिजवान खान भी हो सकते हैं, हमारे गुलशर जी भी हो सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी, मुझे नहीं बुलाना है। तो इन लोगों को बुला करके डिस्कशन करना पड़ेगा कि बताइए हमें करना क्या चाहिए। अचानक एट रैंडम हम शराब की दुकान खोल दें कि उससे इनकम आती, बिल्कुल आती, अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे ज्यादा अच्छी इनकम आ सकती है और इकोनॉमी भी चलती रह सकती है, लोगों के घर चल सकते रहते हैं। इनकम आना अलग बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलना अलग बात है। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनसे इनकम कुछ नहीं होती है राज्य सरकारों को, लेकिन उनके चलते रहने से लोगों के चूल्हे चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गप लगाने से पान की गुमटी पर या चाय की दुकान पर हो सकता है बहुत छोटी इनकम होती हो, लेकिन चाय की दुकान और पान की गुमटी में पान वाला इन्वॉल्व होता है, सरोते बनाने वाला होता है, सुपारी काटने वाला होता है, चूने गत्ते वाला होता है, पान की वो टोकरी बनाने वाला होता है, शक्कर वाला, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है, घर छोटा मोटा चलता रहता है। राज्य सरकार को बहुत बड़ी इनकम नहीं होती, उससे हो सकता है ना भी होती हो। तो ये सेग्रीगेट करना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलाना है कि इनकम करनी है, इनकम करके कहाँ ले जाना है, उसको किधर करना है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा। यही मैं संक्रमण पे कह रहा था, जहां शायद मेरा कनेक्शन कट गया था, कि डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा रेड जोन होगा, कहां से लोग कहां इन्फिल्ट्रेट ना करें, कौन से लोग कहां से कहां ना जाएं। लोकल डॉक्टरों को, स्थानीय डॉक्टर्स की टीम बिठा लिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट लाइए, जितने भी हैं, यहाँ नहीं है तो विदेशों से बुला लीजिए, नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल कर लीजिए, उनसे पूछिए कि ये ज्योग्राफिकल हमारी ज्योग्राफी है, इसमें ये समस्या है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर आप बैठ करके एक कमरे में डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूं कि न्यूज वर्ल्ड कैसे चलना चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल है, अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सारे लोग चाहिए पड़ते हैं, कैमरामैन चाहिए, साउंड रिकॉर्डर्स चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बिजली वाला चाहिए। मैं एक बार आपके पास हो रहा हूँ जी। विजय पांडे कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कह लीजिए। जी, मैं बिल्कुल शशिकांत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूँ। शशिकांत जी ने बड़ी अच्छी बात किया और बहुत ही तार्किक बातें किया। देखिए, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसको डिसाइड करने का अधिकार डॉक्टरों के पास हो और स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए। उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो अपने तरीके से इसकी तहकीकात करा सकते हैं कि हमको किस जोन में इसको कन्वर्ट करना है। और आज यही बात जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ जो मीटिंग एड्रेस उसमें ये बात उन्होंने मुखरता से रखी और कहा कि साहब
जो मनरेगा में मजदूर कार्य करते हैं इसका आंकड़ा मेरे पास है, हमारे यहाँ के जो मजदूर बाहर गए हुए हैं दूसरे राज्यों में उसका आंकड़ा भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर आप अचानक से कोई भी ट्रेन अगर चला रहे हैं, जैसे आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने भी साफ तौर से और कहा कि साहब चंद्रशेखर ने और कहा कि अगर आपने पैसेंजर ट्रेन चलाया तो इसका नुकसान हमारे स्टेट को उठाना पड़ेगा। तो आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईगो की लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। संघीय ढांचे में स्टेट के पास भी उतने ही अधिकार होने चाहिए, क्योंकि हम हर प्रदेश की अपनी मुख्यमंत्री और वहां पे मुख्यमंत्री कार्यालय होता है, उसके पास अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे डाटास होते हैं, वो डाटास केंद्रीय सरकार के पास नहीं होता है। ये फैसले से इधर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को इसके पास ये अधिकार देना चाहिए, तब जाके कोई बात बने। डॉक्टर गुलेर से जी सवाल बार बार यही उठ रहा है, और खास तौर से पक्ष के मुख्यमंत्री जो है वो दबी जबान में इसलिए वो कह भी नहीं पाते बहुत कुछ, लेकिन जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं दूसरे दलों के, वो लगातार अपनी बातें कहते रहे कि एक दिन आपने 4 घंटे भी ठीक से नहीं किए और आपने लॉकडाउन कर दिया, आपने राज्यों से कोई मशवरा किया। अब जब खोलने का जोखिम है उस समय राज्यों से मशवरा किया जाए, अगर वक्त रहते ही सारे तरह के मशवरे पहले, आर्थिक संकट भी जो है और अन्य तरह की चीजें बेहतर ढंग से उसको एडजस्ट किया जाए। केंद्र ने जल्दबाजी की, नहीं ली और एकदम से ऐलान किया, और अभी केंद्र बहुत ढेर सारे अधिकार अपने पास रखना चाहिए जो राज्यों को मिलने चाहिए। स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए वो स्थानीय स्तर पर निर्णय, केंद्र के पास निर्णय नहीं होना चाहिए। और आर्थिक संकट जो है वो सबसे बड़ी समस्या है राज्यों के। राज्य गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और वो केंद्र की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आर्थिक, और कांग्रेस ने एक मांग और की है। रिजवान जी, एक मांग और के लिए तो बड़ा सुलभ 7500 रुपए। आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है मेरे पास। इससे बेहतर ढंग से चीजें आगे बढ़ सकती। जी रिजवान जी, जहां तक केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच की बात है, 4-4, 5-5 बार स्वयं प्रधानमंत्री महोदय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये यही दर्शाता है कि फेडरल कॉर्पोरेशन जो होना चाहिए उसके लिए केंद्र भी पूरी तरह से लगा हुआ है, राज्य भी लगा हुआ है, और दोनों मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखिए, आप केंद्र की भी मंशा को समझिए। केंद्र के लिए तो बड़ा आसान था, वैसे भी हेल्थ जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। केंद्र अपना पल्ला झाड़ सकता था कि नहीं, ये तो राज्यों को देखना, राज्य अपने हिसाब से करे। लेकिन केंद्र क्यों लीड ले रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता है और दूसरों के जो अनुभव है उससे सीखता है। हमने यूएस में देख लिया कि जब अलग अलग राज्यों को उन्होंने स्वायत्ता दी तो कहीं पर मीट प्लांट्स खुले थे, उसकी वजह से संक्रमण फैलना हुआ, कहीं पर बीचेस खुले थे और कहीं पर बार खुली हुई थी, वहां से संक्रमण फैला। तो आपको इस दुविधा से लड़ने के लिए केंद्रीकरण तो करना होगा इनिशियल स्टेज में, तो इनिशियल स्टेज में बहुत आवश्यक था। जहां तक वो बिना बताए, ये बात सच है कि राज्यों से नहीं पूछा था और एकदम से लॉकडाउन किया, वह भी दूसरों के उदाहरण को देख के किया। इटली ने जो लोम्बार्डी में 5 अगस्त को सोचा था करने का, वो चीज लीक हो गई, और लीक होने के बाद जो जिस तरह से फैलाव हुआ, लोग इधर से उधर गए, उन्होंने पूरी इटली के अंदर लोम्बार्डी से उठकर संक्रमण फैला दिया। तो हमको दुनिया भर के एग्जाम्पल सामने रखकर हम कैसे बचे रहे, और हम बच चुके हैं बहुत हद तक दूसरों के मुकाबले, तो उन सब चीजों पर कार्य करना आवश्यक है। वही केंद्र सरकार ने किया। अभी हमारे जो पत्रकार बंधु कह रहे थे कि हम विदेशों से बुलाएं और उनसे भी सलाह लें, वैज्ञानिकों को जरूरत नहीं है। विदेशों की हालत तो यह है कि 2 देश जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझते थे, उनका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल भी प्रचार प्रसार रहता था, उनका आर्थिक तंत्र भी सबसे मजबूत था, ब्रिटेन और अमेरिका। आप उन दोनों को देखिए, घुटनों पर आ गए हैं। हमको आवश्यकता नहीं है विदेशों से बुलाने की, हम ज्यादा अच्छा चला रहे हैं सिस्टम को। क्या कहेंगे शशिकांत त्रिवेदी? अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे जी। वो कह रहे हैं कि अगर लीक हो जाता तो दिक्कत होती। जैसे जितना मैं समझता हूँ, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया, उससे पहले कई जगह लॉकडाउन हो चुका था,
कई जगह सारी सरकारों ने लॉकडाउन कर भी दिया था। जी जी। इंदौर और भोपाल जैसे कई उदाहरण है उसके, मुंबई उसका उदाहरण है, पंजाब के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, केरल में ये सब चीजें हो चुकी थी जी। और भारत इटली नहीं है। इटली के हिसाब से भारत पर निर्णय नहीं लिया जाता। भारत बहुत बड़ा है, बहुत विविधताओं से भरा हुआ है और वहां अगर आपस में बातचीत की जाती है तो और बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। क्या कहेंगे आप? इन दोनों की बातें आपने सुनी है। पहले तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे पास एक मैसेज आया, किसी ने मुझे स्पोक्स पर्सन बोला कांग्रेस का, किसने कहा भाई? नहीं, आप बिल्कुल स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैंने पत्रकार बंधु बोला। हाँ, किसी ने गलत सुन लिया होगा। मुझे ऐसा, मेरे सभी लोग मित्र हैं, मेरे बारे में टिप्पणी कर नहीं सकता है तो नहीं, किसी ने नहीं कहा कुछ। गुलशेर जी से मैं एक बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। ये डॉक्टर साहब जो है हमारे, उनसे थोड़ी सी असहमति है मेरी। वो ये है कि या तो हम विदेशों का मॉडल ना लें, और अगर हम ले रहे हैं तो फिर हर चीज में हम जो अच्छा चीज हमें मिल सकती है, मेरा कहना ये है, वो चाहे इटली से हो, चाहे बर्किना फासो से हो, चाहे वो बल्गारिया की सोफिया राजधानी से हो, चाहे कहीं से हो, हमें जहां एपिडेमिक नहीं फैला है वहां भी अगर कोई हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट मिलता है तो उसको से हम पूछ लें कि हम क्या कर सकते हैं। किसी का ज्ञान लेने में कोई परेशानी, कुछ खर्च नहीं होता उसमें। और इस समय दुनिया के सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार। मैं देख रहा हूँ टेलीविजन चैनल पर के आकर के वो लोग विदेशों से डॉक्टर एक से एक बातें बता रहे हैं, और हमारे सिस्टम को क्यों नहीं बता रहे? वो हम क्यों नहीं पूछना चाह रहे हैं उनसे? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? किसी से ज्ञान लेने में, समस्या का सलूशन मत मानिए आप उसको, जहां इम्प्लीमेंट हो सकता है उसको कर लीजिए, नहीं हो सकता है रिजेक्ट कर दीजिए। इसमें परेशानी क्या है? और ये केवल एक ही बार मैराथन मीटिंग क्यों हो? ये तो रोज होनी चाहिए, मुख्यमंत्रियों के साथ, सबके साथ। दूसरी बात, मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूं कि जो जोन का मामला है, ये किसी XYZ ने कह दिया कि साहब वो जोन फलाना होना चाहिए, नो नॉट एट ऑल। डॉक्टर से पूछिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट से पूछिए, वायरोलॉजिस्ट से पूछिए, जिन्हें अनुभव है वो संक्रमण फैलने का, वो कैसे फैलता है, वो वाकई मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है, ये शायद हमारे जो साहब बैठे हैं ये ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इनको भी बीजेपी के फ्रेम से हटा करके पूछना पड़ेगा कि प्रभु कृपा करके बताइए कि संक्रमण कैसे फैलता है, आपने क्या पढ़ के आए वहां से, वो बताइए और क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है इनके पास बहुत अच्छा सोल्यूशन हो। तो हमें लॉजिकल बातों से ही हम इससे निपट सकते हैं, वरना मैं बता दूं, ना तो इकोनॉमी ऊपर आने वाली है ऐसे। मेरे ख्याल से, मेरा जो ऐसा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि ये जो एफर्ट्स हमारे हो रहे हैं शायद ये क्रूड हो रहे हैं। ये बहुत माइक्रो लेवल पर अलग एक्सपर्ट चाहिए, माइक्रो लोग पे वहीं लोकल लोगों से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो संक्रमण का मामला हो, चाहे इकोनॉमी का मामला हो। और जो मैक्रो लेवल है वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के अलावा या हमारे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, पॉलिसी लेवल पे वो डिसाइड करें, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे वो डिसाइड करें। अदरवाइज ये हमेशा इस तरह से क्लैश बना रहेगा। और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो डेथ की संख्या है वो बहुत कम है, 2-2.5 हजार लोग अभी मरे हैं। हालांकि एक जीवन कीमती है, हमें ऐसा नंबर्स में नहीं तोलना चाहिए। एक जान भी जाए तो क्यों जाना चाहिए, वो वेस्टेज ऑफ लाइफ। तो भी हमें ये अचीवमेंट मान सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल एक भी आदमी ना मरे, हमारे यहाँ कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। ये प्रयास जब हम करेंगे तब शायद हम इसको बड़े जल्दी जीत पाएंगे। इकोनॉमी को लेकर कुछ कहेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरह से? बिल्कुल लोकल लोगों से पूछना पड़ेगा ना सर, हमें लोकल लोगों से ही बात करनी पड़ेगी, सब लोगों से। आज का जमाना, अब ये पार्टी और राजनीति और विद्वान और ये सब नहीं है। आप तो जो सजेशन देना चाहे दे लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए। हो सकता है कोई परचून की दुकान चलाने वाले के पास बहुत अच्छा सोल्यूशन हो, निकलते हैं सोल्यूशन। छोटे, हम जिनको इग्नोर करते हैं उन लोगों के पास बड़े अच्छे सोल्यूशन होते हैं। लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं, लोग कहना चाहते हैं। हो सकता है आपने 10,000 किसी से सुझाव मंगाए, उनमें से 2 काम के हो, लेकिन 2 काम के मिलेंगे आपको। तो एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, और शायद ये पार्टी के दोनों लोग बैठे हुए हैं, इन्हें कह रहे हैं विचारों के आदान प्रदान का समय है, बिल्कुल सुझावों के आदान प्रदान। क्योंकि मुसीबत में सब है, बड़ा छोटा गरीब अमीर सब मुसीबत में, और एक सी मुसीबत में, उसका डिग्री एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे? मैं कर रहा था। देखिए, जहां तक विषय है, जी रिजवान जी, देखिए जहां तक विषय है, हमारे काबिल दोस्त बोल रहे थे कि हमको पूरी दुनिया के विशेषज्ञों से भी डाटा लेना चाहिए। बिल्कुल ले रहे हैं,
और सबके संपर्क में हैं। इसका तथ्य देता हूं मैं आपको कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन नाम से जो फर्स्ट स्टेज में जो एप्स के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है वो उसमें वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब दूसरी स्टेज जो होती है ह्यूमन की वो चल रही है और उसके लिए अभी तक एक ही कंपनी के साथ उनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए MOU साइन हुआ है, वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सीरम इंस्टीट्यूट करेंगे और उसमें अहम रोल रहा है भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का। तो अब तो सभी कंट्रीज के साथ, लेट इट बी US, लेट इट बी इजराइल, लेट इट बी UK, जो भी टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भी इसके लिए औषधि बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उनका डाटा आ रहा है उन सबको हम साझा कर रहे हैं, अपना डाटा उनके साथ शेयर कर रहे हैं और ताकि जो भी तकनीक हो, जो नई मेडिसिन विकसित हो या वैक्सीन विकसित हो, हमारे लोगों को मिले और उनका क्या अनुभव है उसका लाभ मिल सके। तो और जहां तक विषय है कि विचारों के आदान प्रदान का, डेफिनेटली वो चल रहा है। आप ये देखिए कि चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, आपसे भी बात कर रहे हैं, दूसरे पत्रकारों से भी उनके ओपिनियन ले रहे हैं कि आप लोग भी ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं और ग्राउंड से सारे अनुभव लेकर वहां तक जाते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री भी गदर कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को मिल रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी को मिल रहा है। आज विपक्ष की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि कोई संवाद नहीं हो रहा उनसे, तो उनके पास बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री है, ढेर सारे पत्र लिखे हैं, उनसे कोई संवाद नहीं हुआ। अभी तो अब गलत बात है वो। आपके चैनल पे बोल सकते हैं, बार-बार बुला लीजिए, आप जिसके साथ संवाद नहीं हो रहा बुला लीजिए। प्रवक्ता महोदय ने बार-बार एक बात कही कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये सुझाव दिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये सुझाव दिया, तो ये विपक्ष के ही तो नेता है, ये कौन से बीजेपी के हैं? नहीं, ये विपक्ष के नहीं है, ये मुख्यमंत्री हैं और वो सत्ता का एक तरह का धर्म होता है। दलगत रूप से तो वो कांग्रेस के और टीआरएस की पार्टी है, सही कह रहे हैं, वो सत्ता पक्ष है मुख्यमंत्री। विजय पांडे, आप भी आखिरी बात कुछ कहना चाहे, जल्दी से कह लीजिए, वक्त नहीं है। रिजवान भाई, मैं अपने भाजपा के काबिल प्रवक्ता को सुन रहा था। असल में इनकी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी इनको जो चीज सिखाएगी वही इनको बोलना पड़ेगा। अब आज बताइए, आप पश्चिम बंगाल की जमीनी कद्दावर नेता ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी के मुख पर इस बात को कहा कि साहब, आप तो केंद्र सरकार जो है वो संघीय ढांचे को बरकरार नहीं रख रही है, इस तरह से कैसे काम चलेगा कि जब आप हमारे साथ आरोप कोई भी पत्र लिखते हैं, एक मिनट, अब आप हमें कोई भी पत्र लिखते हैं उसके पहले वो चीज प्रेस को लीक कर देते हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को रेल मंत्रालय के किस हैसियत से जारी कर दिया ये पत्र कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मजदूरों को जो है ममता दीदी भेजना नहीं चाहती है। फिर इस बात के अधिकारिक को समिसा जी ने कर दिया। कहे ये सरासर गलत है। सबसे पहले मैंने ही रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था और कहा था कि हमारे यहाँ जो बाहर के प्रवासी मजदूर कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं, आसानसोल के अंदर काम कर रहे हैं, हावड़ा के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो स्वागत है, रेल मंत्रालय मंजूरी दे और हमारे यहाँ से रेल हम दूसरे स्थान में भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए बल्कि मैंने बाकायदा जो है वो धनराशि भी मुहैया कराने की बात केंद्र सरकार को लिखी थी, लेकिन गलत तरीके से उसका प्रेजेंटेशन किया गया और मीडिया को यह बताया गया देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से कि ममता दीदी तो जो बाहर के मजदूर हैं उनको हम अपने यहाँ भेजना नहीं चाहती हैं। बोले इस तरह से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे भी आपकी सरकार और आपके लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। आज हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं और इस समय हम लोगों को बहुत बड़ी विचारधारा के साथ कार्य करना पड़ेगा। शशिकांत त्रिवेदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर मनुष्य की सोच अच्छी हो, ध्येय पवित्र हो तो उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। यही जीवन का गुलशन शेख, इस पर कुछ कहना चाहें आप, जल्दी से कहिएगा, मेरे पास अब वक्त नहीं बचा। डॉक्टर गुलशन शेख, आप कुछ कहना चाहते हैं? लगता है उनसे संपर्क किया। चलिए जी, तो आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वक्त नहीं है सियासत का, ये युद्धता का वक्त है, एक साथ मिलकर है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। और राज्य सरकारों को विपक्ष मानकर मुझे नहीं लगता कि ये राज्य सरकारें भी सरकारें हैं जी। और कंप्लीट कर लो, कर लीजिए जल्दी कर लीजिए, मेरे पास आपत्ति नहीं है। जी
देखिए, ममता दीदी ने आज जो कहा वह यह दर्शाता है कि राज्यों को कितनी स्वतंत्रता है कि सबके सामने प्रधानमंत्री से भी एक मुख्यमंत्री इतनी बातें कर रही है। तो यह दर्शाता है कितना स्वायत्ता दे रखी है राज्यों को इस केंद्र की जनतांत्रिक सरकार है पश्चिम बंगाल की। जहां तक दूसरी बात है ममता बनर्जी जी का जो विषय है, ये बात सच है कि वो कॉपरेट नहीं कर रही है। वे बंगाल के जो मजदूर हैं उनको लेना नहीं चाहती, कॉपरेट नहीं कर रही, केंद्र की सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है। वो चीफ मिनिस्टर है, पत्र वो लिखेंगे, इसलिए वे सूचियां सूची नहीं दे रहे। अरे सर, वो सूची मांगी जा रही है कि आपको कौन कौन से स्टेशन पर सेवाएं चाहिए, वो कॉपरेट नहीं कर रही है। तो आप ये बताइए कि बंगाल का जो मजदूर है उसको अपनी भूमि पर जाने का अधिकार है या नहीं है? ये कितना अलोकतांत्रिक है, मानव अधिकारों का हनन है कि उस मजदूर को नहीं दे रही है। वो क्या कर दिया। और जाहिर है कि जब मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगी, प्रधानमंत्री की होगी, तब तो अपने अपनी बात कहते हैं। डॉक्टर साहब, राजनीति चाहते हो, जिनमें आपको एक दूसरे की आपका बहुत बहुत जी अविनाश, राजनीति करना ही नहीं चाहिए, ऐसा समय हम नहीं कर रहे जी। तो मैं भी कह रहा हूँ कर रही है। जो लोग संविधान पद में नहीं हो, मुख्यमंत्री पद का जवाब दे रहे हैं। ब्रजेश जी, चर्चा का समय समाप्त हो गया। ब्रजेश जी चाहिए, समाप्त हो गया है जी। और सबसे बड़ी बात यही है अविनाश जी कि राज्यों के सामने, केंद्र के सामने असमंजस क्या करें, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। आगे हुआ पीछे खाई के अंदाज में साझा तो नहीं है। कोई कहता है निर्णय बहुत जल्दी लिया, कोई कहता है राय मशवरे से नहीं लिया, और कोई कहता है कि जल्दी निर्णय लेना जरूरी था, कोई कहता है कि निर्णय बहुत देर से लिया। तो इस पर बहुत ढेर सारी बहस है। आर्थिक स्थिति क्या होगी, उस पर क्या क्या रणनीतियां बनाएंगी, इस पर रहेंगे। इसलिए कि आप धीरे धीरे गरीबों से मध्यम वर्गीय इस तरह की आने लगे और लंबे समय तक यदि तो देश में चिंता, उद्योग, व्यापार और व्यवसाय उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कि महामारी से निपटने के लिए सरकार के जो उपाय हैं और जो सरकार के पास विकल्प है, उन सब पर चर्चा लगातार कैसे किया जाता है। रेलों को पटरी में लाने की कोशिश की जा रही है, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए, इसकी भी सरकार कोशिश कर रही है। विश्वास है और विश्वास है। और देखिए आने वाले वक्त में किस तरह से होता है, लेकिन तय है दिन पर बढ़ता जा रहा है। एक हमें धैर्य का प्रदर्शन होता है। इसलिए जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे, एकजुट इससे पार पाना पड़ता है। इस करके फिर मिलेंगे हम नए मुद्दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी कि सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं और धैर्य और संयम जिस तरह से बनाए रखने को कहा गया है देश की आवाम से, लेकिन धैर्य और संयम से काम हमारे देश की जनता ने लिया भी, लेकिन अब वो धैर्य धीरे धीरे अब वो ख़त्म होता जा रहा है। और इसका परिणाम हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मज़दूर जो है, जो पलायन करके अपने घरों से बड़े शहरों में पहुंचे थे, अब वो घर वापसी कर रहे हैं और कई तरह की चुनौतियाँ इस दौरान सरकार के सामने हैं। लेकिन अब लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो भी अब समाप्ति की ओर है और धीरे धीरे जिस तरह की सहूलियतें देने की कोशिश सरकार कर रही है, आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।